तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और मैंने कहा था कि इसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एक्यूमुलेशन फैक्टर, 3 टॉपिक इसमें हमने कंप्लीट कर लिए थे। उससे नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, देखो जो भी ये जो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरी की पूरी एक्चुअल स्टडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरह से? देखो, एक नॉर्मल बैंक की जो कैलकुलेशन होती है वो क्या होती है? आपके पास 10,000 रुपये पड़े हैं या 50,000 रुपये पड़े हैं, आपने क्या किया कि 10,000 रुपये हैं या 50,000 रुपये हैं या लाख रुपए हैं, आपने बोला जी मुझे इसकी एफडी करवानी है। आपने उसकी एफडी करवा दी, बैंक आपको बता देगा हम 5 साल बाद आपको इतना पैसा देंगे। ठीक है, अब आते हैं रिवर्स कैलकुलेशन। मान लो आप ये सोच रहे हो जी मुझे जब मैं आज से 30 साल के बाद रिटायरमेंट लूँगा उस टाइम पे मुझे इतना पैसा चाहिए होगा, और इतना पैसा एक बार नहीं, इतना पैसा मुझे हर साल चाहिए होगा। उसके लिए मैं आज कितना पैसा डिपॉजिट करूं? आज एक बार में नहीं, आज कितना हर महीने डिपॉजिट करता रहूं, सो दैट कि टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द जो भी फ्यूचर के इंटरेस्ट रेट्स हैं उन सब को कंसिडर करते हुए मुझे आज कितना पैसा जमा करवाना शुरू कर देना चाहिए, ताकि मैं 60 ईयर का होने के बाद आने वाले 15 साल तक, सपोज लाइफ एक्सपेक्टेंसी में मान के चल रहा हूँ, आने वाले 15 साल तक मुझे हर महीने इतना पैसा मिलता रहे। ठीक है, तो जो पेंशन प्लान्स होते हैं या इंश्योरेंस कंपनी की जो कैलकुलेशन होती हैं वो इस तरह से बेस्ड होती हैं कि वो फ्यूचर में किसी गोल के लिए आज की डेट में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, इसकी स्टडी या इसकी कैलकुलेशन करके चलते हैं। ठीक है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर C रुपीज़ को कोई डिपॉजिट करता है तो n ईयर्स के बाद C इंटू 1 प्लस I रेज टू पावर n रुपीज़ उसको मिल जाते हैं। हमने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में। अब आ जाओ इस तरह से कि मान लो मुझे C रुपीज़ की ज़रूरत है, मुझे C रुपीज़ की ज़रूरत है। कब? n ईयर्स के बाद। मैं आज कितने पैसे डिपॉजिट करूं? से मैं x रुपीज़ डिपॉजिट करता हूं, तो x रुपीज़ को अगर मैं I रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता हूं n पीरियड के लिए, तो इससे मुझे अमाउंट कितना मिलना चाहिए? C मिलना चाहिए। तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा C अपॉन 1 प्लस I रेज टू पावर n, विच इज C इंटू 1 प्लस I रेज टू पावर माइनस n। तो मैं ये कह सकता हूं कि C इंटू 1 प्लस I रेज टू पावर माइनस n इज द प्रेजेंट वैल्यू of some C payable at time n। यानी किसी को अगर n ईयर्स पे C रुपीज़ की ज़रूरत है तो आज उसे कितने पैसे इन्वेस्ट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये तो हमारी हो गई फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट वैल्यू का, यानी प्रेजेंट वैल्यू हो गई C इंटू 1 प्लस I रेज टू पावर माइनस n, वेयर C इज द अमाउंट जो हमें फ्यूचर में चाहिए, n इज द टर्म जितने साल के बाद चाहिए, I इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो इसको एक ना सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं पहले। मान लो मुझे आज से 5 साल के बाद किसी को 1 लाख रुपए देना है। मुझे आज से 5 साल के बाद किसी का 1 लाख रुपए देना है, एंड मैंने कहा भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है मार्केट का 10%। मैंने कहा तू मेरे से आज पैसे ले ले। कहता है दे दो 1 लाख रुपए। मैंने कहा 1 लाख कैसे भाई? 1 लाख रुपए में तो इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड था, तो मैं तो 1 लाख नहीं दूंगा, मैं तो कम दूंगा। कहता है कितने दोगे? मैंने कोई हिसाब लगाया और उसको बोला जी मैं तुम्हें 62092 रुपीज़ दे दूंगा। ठीक है, आज लेने हैं तो 62092 रुपीज़ ले लो। वो फैल गया इस बात पे, कहता है ये क्या मजाक है कि ये थोड़ी होता है 1000-2000 काट कम करने कर लो, ये क्या मतलब होता है 38,000 कैसे कम कर लोगे आप? तो मैंने कहा भाई एक काम कर, तू ना ये 62092 रुपीज़ एक कागज़ पे नोट कर, अपने बैंक में जा, अपने बैंक वालों से पूछ कि अगर मैं आज, बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चल रहा है, आज अगर मैं इतने पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे आप 5 साल के बाद कितने दोगे? बैंक वालों ने हिसाब लगाया 62092
इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 5, उन्होंने बोला जी 1 लाख रुपए। इसमें ना 9999 पॉइंट समथिंग आएगा, जस्ट राउंडिंग डिफरेंस की वजह से होगा ये। अदरवाइज उन्होंने बोला जी हम आपको 1 लाख रुपया 5 साल के बाद दे देंगे। अगले दिन आया मेरे पास, कहते हैं जी बैंक वाले कहते हैं इतने पैसे जमा करवाओगे तो हम आपको 1 लाख रुपया दे देंगे। तो मैंने कहा बता, मेरे पे भरोसा करना है बैंक पे करना है? मैं भी तुझे 5 साल के बाद 1 लाख देने को तैयार हूँ। तू मेरे से 62092 रुपीज़ लेके बैंक में डिपॉजिट कर ले और 5 साल के बाद बैंक से 1 लाख रुपया ले लियो, ठीक है। अब वो एग्री हो गया। तो मैंने ये 62092 की कैलकुलेशन कैसे करी? मैंने किया जी 1 लाख रुपया 5 साल के बाद पेबल है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है? प्रेजेंट वैल्यू बनती है 1 लाख इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन। ये आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है। आंसर आ रहा है 62092.20 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने राउंड फिगर ले लिया था 62092 का। सो ये आंसर हमारा प्रेजेंट वैल्यू का आ गया। अब इसी तरह चलो एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, माय सन इज नाउ 14 ईयर ओल्ड, ठीक है, अभी वो 14 साल का है। टू पे फॉर हिज हायर स्टडीज एट द एज ऑफ 21, यानी कि अगर आज को मैं 0 मान लूं तो मुझे 7 साल के बाद पैसे चाहिए होंगे। आई विल नीड 50 लाख, मुझे यहाँ पे 50 लाख रुपए की जरूरत है। इफ द इन्वेस्टमेंट कैन अर्न इंटरेस्ट रेट ऑफ 11%, हाउ मच शुड आई डिपॉजिट नाउ टू गेट द रिक्वायर्ड मनी? तो मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? तो आंसर क्या होना चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू शुड बी 50 लाख इंटू 1 प्लस 0.11 रेज टू पावर माइनस 7। अब कैलकुलेटर चलाना मैं आपको नहीं सिखा रहा, ठीक है, वो आप खुद कर सकते हैं। सो जो भी इसकी वैल्यू आएगी उतने पैसे अगर मैं आज डिपॉजिट कर दूं तो विद गारंटी मुझे 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। कब? 7 साल के बाद। हो सकता है मैं किसी सो कॉल्ड फाइनेंशियल एडवाइजर मैं उनको बोलता हूं जिनको फाइनेंस की नॉलेज तो नहीं होती, क्योंकि आजकल तो जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो भी अपने आप को फाइनेंशियल कंसल्टेंट बोलते हैं। बट उनको अगर आप जाके बोलो कि मुझे इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं या मुझे इस कंपनी के बॉन्ड्स खरीदने हैं या ये वाले बॉन्ड्स खरीदने, नहीं, हम आपको सिर्फ सलाह देंगे किसमें? रियल एस्टेट में, यानी कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की। तो अगर मान लो इसका आंसर, देखो मैं अगर कैलकुलेट करता हूं इसका आंसर 1.11 रेज टू पावर माइनस 7 इंटू 50 लाख, आंसर आ रहा है 2408292.06। 24 लाख रुपए के आसपास मैं इन्वेस्ट कर दूं तो 11% पे 7 साल के बाद मुझे 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब वो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट क्या बोलेगा? वो कहता है सर 24 लाख रुपए आप वहां क्यों लगाते हो? मैं आपको 24 लाख रुपए में ना 200 गज का प्लॉट लेके देता हूँ, बिल्कुल प्राइम लोकेशन के ऊपर है। ये 24 लाख रुपए जो है ना, आप 7 साल की बात कर रहे हो, ये तो 4 साल के बाद ही देखना 24 लाख का 1 करोड़ रुपए का फ्लैट आपका प्लॉट बिकेगा, ठीक है। अब मान लो मैंने उसकी बात मान ली होती, मेरा पर्पस क्या है? हायर स्टडीज। मैंने उसकी बात मान ली होती और प्लॉट वो वाला उसका ले लिया होता 24 लाख में, इस उम्मीद पे कि ये जो है 7 साल के बाद ही सही, उसकी ना भी मानूं मैं थोड़ा सा और जो है रिलैक्स होके चल रहा हूँ कि चलो 4 साल ना सही, 7 साल के बाद ही सही 1 करोड़ मिल जाएगा। 1 करोड़ ना सही, मेरा 50 लाख तो मिल ही जाना चाहिए ना, क्योंकि मेरा तो 50 लाख का ही पर्पस है, तो 50 लाख भी मिल जाए। मालूम चला जी उसने 24 लाख का जो प्लॉट दिलवाया था ना, आज 7 साल बीत चुके हैं और मतलब 6.5 साल बीत चुके हैं। अगले 6 महीने के अंदर मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने पूछा भाई इसको बिकवाना है? भाई साहब गाहक ही नहीं है अभी तो। मैंने कहा यार बिकवाना तो है मुझे। कहते जी कस्टमर नहीं है, आपने 24 लाख लगाए थे, 24 के 25-26 लेने हैं तो मैं किसी से बात करके देखता हूँ, अदरवाइज जो है ना जब बिकेगा तो बिकेगा। उम्मीद है कि 1 करोड़ का बिकेगा। अब 1 करोड़ कब बिकेगा? हो सकता है अगले जन्म में बिके मेरे, ठीक है, तो मुझे नहीं पता है। सो मैं ये तो नहीं कर सकता ना कि इस प्लॉट को बोलूं कि जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन करवाना है उन्होंने फीस मांगी है 50 लाख रुपए की, और मैं बोलूं जी प्लॉट की कीमत तो 70 लाख रुपए के आसपास है, बट अभी कस्टमर नहीं था इसलिए मैं आपको भी दे देता हूं ये वाला, आप 50 लाख में ले लो। यूनिवर्सिटी क्या एग्री करेगी इस बात के लिए? करना चाहिए? नहीं करेगी।
करना चाहिए भी नहीं, बिकॉज उनको मतलब नहीं है। एंड मुझे भी क्या था, मेरा पर्पस क्या था, मुझे 50 लाख रुपया विद सर्टेनिटी चाहिए, इसलिए मुझे ऐसी उल्टी सीधी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर अगर 11% बोला है तो 11% मिलना भी चाहिए। चलिए ठीक है जी। चलिए एक और कॉन्सेप्ट आता है, बातें हो गई लाखों की, ठीक है, मुझे 50 लाख रुपया चाहिए 7 साल के बाद। अब मैं बात एक अपनी करता हूँ, गरीब आदमी की। मैं कहता हूँ जी मुझे ना 1 साल के बाद 1 रुपया चाहिए, 1 साल के बाद 1 रुपया चाहिए। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला क्या कहता है? पहले बात तो ये कोई मेरे से सवाल पूछना शुरू हो जाएगा, 1 साल के बाद 1 रुपया चाहिए आपको, तो भी क्या आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है कि आज कितने पैसे इन्वेस्ट करूं कि 1 साल के बाद 1 रुपया मिल जाए? इतने गरीब हो गए? चलो कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूं कि मैं इतना गरीब हूं। तो 1 + i⁻⁻1, 1 इंटू, ठीक है। इसका मैं आपको ना एक बता देता हूं कि 1 रुपये की जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, रिसेंटली मैं ना अपने किसी एक फ्रेंड के ऑफिस में गया, मतलब जहां पर कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स भी आपस में बैठे हुए थे, तो जनरल बात उनकी आपस में चल रही थी, यार मैंने वो ना ये प्लॉट लिया था, ये ना मुझे 3.5 रुपये में मिल गया और अगले ही साल ना 4.5 रुपये में बिक भी गया वो। मैंने कहा यार ये कितने गरीब लोग हैं, ये प्लॉट की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं 3.5 रुपये में खरीदा, 4.5 में बेच दिया। मैंने फिर एक, अगर मान लो मैं ये बोल देता कि यार 3.5 रुपये की बात है तो ये लो 100 रुपये लो, मुझे भी ऐसे 20-25 प्लॉट दिलवा दो। वहाँ जो बातें चल रही थी वो मेरे लेवल से ऊपर की बातें थी। किस तरह से वो बात कर रहे थे, 3.5 रुपये में खरीदा था, मतलब 3.5 करोड़ रुपए में खरीदा था और 4.5 करोड़ रुपए में उसने बेच दिया। तो उनकी जो बातों का लेवल था वो इस तरह से था कि वो जब बात करते हैं ना, ये नहीं बोलते 3.5 करोड़ का, 3.5 रुपये का खरीदा, 4.5 रुपये का बेचा, ये 8 रुपये का अवेलेबल है, इस तरह से बातें करते थे। तो यहाँ पर भी हो सकता है उन्हीं प्रॉपर्टी डीलर्स की बात हो रही हो कि 1 रुपये चाहिए 1 साल के बाद, तो आज कितना पैसा इन्वेस्ट करें। बट नहीं, यहाँ हम बात करें एक तरह से यूनिटरी मेथड के लिए कि मैं 1 रुपये के लिए कैलकुलेशन सारी करूँगा, ठीक है, और उसके बाद जितने रुपए चाहिए होंगे उससे मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। सो इसको मैं 1/1 + i लिख सकता हूँ। 1/1 + i को मैं v नोटेशन हो सकती है। वन बाय वन प्लस आई की जो नोटेशन है दैट इज v। अब ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं कहूँ कि मुझे n ईयर्स के बाद किसी को c रुपीज़ देने हैं, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या थी? प्रेजेंट वैल्यू थी c × 1 + i⁻⁻n, विच इज c × 1 + i⁻⁻1 की पावर n, विच इज c × v⁻n। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि CVN इज द प्रेजेंट वैल्यू of some C payable at time n। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब, मेरा क्वेश्चन क्या आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि जब n, ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास था, ये ऑलरेडी था, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते थे, तो हमें ये फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? इसका जवाब ये है कि एग्ज़ाम में ना हमें एक एक्चुअल फार्मूला टेबल मिलती है, ठीक है। जिन्होंने पहले कोई पेपर दिया हुआ है उनको आइडिया होगा इस चीज़ का, अदरवाइज ये एक्चुअल टेबल मिलती है जिसके अंदर एक सेक्शन होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें 0.5% से लेकर 10%, 25% तक के सारे रेट्स दिए होते हैं, 12 के बाद सीधा 15, फिर 20, इस तरह से। तो इस तरह से आपको ये टेबल दी होती है। अब इस टेबल को अगर मैं देखूं तो मेरा जो अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था कि 1 लाख रुपए मैंने किसी के देने हैं 5 साल के बाद, तो उसकी आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? तो मेरा फार्मूले के इस फार्मूले के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख v⁻5 एट द रेट ऑफ 10%। अब v⁻5 मैं कहाँ से लाऊं?
इस टेबल के अंदर अगर आप देखेंगे तो 10% वाला मैंने पेज खोला। इस 10% वाले पेज पे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कुछ दे रखा है। मैं इस 5 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर बात करता हूँ, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग v पावर n आपको 0.62092 दिया हुआ है। तो ये वाली v पावर 5 की वैल्यू हो गई। सो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.62092, आंसर इज 62092। देखो कैलकुलेटर से करने पर इसका आंसर 62092.20 आया था, बिकॉज कैलकुलेटर सारी की सारी फिगर्स को लेके चल रहा होता है, जबकि जब हम एक्चुअल टेबल लेके चलते हैं तो इसके अंदर सिर्फ ये 5 डेसिमल प्लेस तक कंसिडर करता है, जिसकी वजह से इस 1 लाख पे सिर्फ 20 पैसे का फ़र्क आया है। यही 1 करोड़ होता तो 20 रुपये का फ़र्क आ जाता, 100 करोड़ होता तो 200 रुपये का भी 2000 रुपये का भी फ़र्क आ सकता था। तो हमें मैटर नहीं करता ये, बिकॉज हमें सिर्फ 5 डेसिमल प्लेस कंसिडर करके चलने हैं। उसकी वजह से जो भी डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को हम इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस मान के चलेंगे। जब बात 1 लाख की हो रही थी तो अगर 20 पैसे कम भी मिल जाएंगे किसी को तो कोई तकलीफ नहीं है। बात 1 करोड़ की हो रही है और 20 रुपये कम मिल जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मान लो इसको आप बोलोगे यार क्या 20 रुपये का आंसर है, 20 रुपये फ़र्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या 2000 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ना जब डिफरेंस देख के चलते हैं ना तो हम डिफरेंस देखते हैं रिलेटिव डिफरेंस। हम डिफरेंस देखते हैं कि रिलेटिव डिफरेंस कितना है। अब आप यही सोच लो, विजय माल्या अंकल ने SBI का 10,000 करोड़ रुपए देना था, ठीक है। वो अगर आज की डेट में ये कहें जी मैं 10,000 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ, बट इसमें ना मेरे पास 2 लाख रुपए कम है, ठीक है। मतलब वेरिएशन जो आ रहा था 100 करोड़ पे 2000 का आ रहा था और 10,000 करोड़ पे 2 लाख का आ रहा था, और वो कहें जी मेरे पास 2 लाख रुपए कम हैं, तो क्या SBI वाले क्या बोलेंगे कि हाँ जी नहीं हमें तो पूरा 10,000 करोड़ ही चाहिए, 2 लाख कम हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। हाँ SBI वाले बोल सकते हैं, मतलब मैं जनरल बात करूं तो SBI वाले बोल सकते हैं। SBI वाले कुछ भी बोल सकते हैं। वो तो ये भी बोल सकते हैं कि 10,000 करोड़ बंदा लेके भी आएगा ना तो ये भी बोल सकते हैं वो कि अभी लंच चल रहा है, लंच के बाद आना, या काउंटर नंबर 4 पे जाके फॉर्म लो तब जमा करवाओ, या ये बोल सकते हैं इस जो है आज सर्वर डाउन है इसलिए तुम्हारे 10,000 करोड़ हम जमा नहीं कर पाएंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। बट वैसे हम जो प्रैक्टिकल बात करें वो ये कर रहे हैं कि जब भी v की पावर या टेबल में से जब भी वैल्यू देखते हैं ना तो डेसिमल के बाद वो 1 2 3 4 5 प्लेस लेके चलती है। हमें भी अगर हम 5 प्लेस लेके चलते हैं या 5 से ज़्यादा प्लेस लेके चलते हैं तो मिनिमम 5 प्लेस अगर लेके चल रहे हो ना तो उसकी वजह से आंसर में अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो उसको आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, यानी कि मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। चलिए जैसे मान लो मैं आपको ये कह दूँ, क्वेश्चन कहूँ जी v पावर 5 की वैल्यू गिवन है 0.62092, बताओ i क्या होगा, बताओ i क्या होगा। तो आप क्या करोगे, v क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1/5। v क्या होता है 1/1 प्लस i, रेसिप्रोकल करोगे 1 प्लस i की वैल्यू आ जाएगी, फिर i की वैल्यू 10 माइनस 1 हो जाएगी। तो आपका इंटरेस्ट रेट निकल आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो जरा, Mr. Mahavir Singh left 1 lakh to be divided between his 2 daughters, children Geeta and Babita. गीता का शेयर 5 साल के बाद जितना होना चाहिए, बबीता का शेयर 7 साल के बाद उतना ही होना चाहिए। टोटल 1 लाख रुपए दिया है उसने। इस क्वेश्चन को हम चाहते हैं कि कितना कितना पैसा उन दोनों को दिया गया था। देखो मान लो एक को x दिया, एक को y दिया, एक को x दिया, एक को y दिया, तो x रुपीज़ प्लस y रुपीज़ मिला के 1 लाख रुपए है। ये पहली इक्वेशन है। x रुपीज़ जब 8% पे एक्यूमुलेट होंगे तो 5 साल बाद इतने हो जाएंगे। y रुपीज़ जब 8% पे एक्यूमुलेट होंगे तो 7 साल बाद इतने हो जाएंगे। दोनों अमाउंट बराबर होने चाहिए, गिवन है कि दोनों अमाउंट बराबर होने चाहिए। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। पर आप बोलोगे कि ये तो एक्यूमुलेशन से हमने किया, ये टॉपिक तो हमारा कौन सा चल रहा है, टॉपिक चल रहा है प्रेजेंट वैल्यू का।
तो फिर हम इसको एक्यूमुलेशन से क्यों कर रहे हैं? तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ठीक है टॉपिक प्रेजेंट वैल्यू का चल रहा है, बट एग्जाम में कहीं नहीं लिखा होता कि ये क्वेश्चन को आपने एक्यूमुलेशन के तरीके से करना है या प्रेजेंट वैल्यू के तरीके से करना है। तो अगर इसको मैं प्रेजेंट वैल्यू के तरीके से करता, सपोज इसको x रुपीज मिलते हैं 5 साल के बाद, इसको भी 7 साल के बाद x ही मिल रहे हैं। क्यों x ही मिल रहे हैं? क्योंकि बोला हुआ है कि दोनों को क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। तो मैंने x रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तो x इंटू 1.08 की पावर -5, c इंटू 1 प्लस आई पावर n का मैंने फॉर्मूला लगाया। दूसरे को इतना मिला, दोनों को मिला के कितना मिला, 1 लाख रुपया मिला। ये मिला गीता को, ये मिला बबीता को, दोनों को मिला के 1 लाख मिला। x कॉमन लेके बाकी को सिंप्लीफाई कर लेना, कैलकुलेटर से ही सीधा ये वैल्यू निकल जाएगी, और उसको 1 लाख को उधर ला के 1 लाख के नीचे इधर ला के डिवाइड कर देना, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। बट आपका क्वेश्चन x निकालने का नहीं है, आपका क्वेश्चन है गीता और बबीता को इनिशियली कितना पैसा मिला था। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना होगा, फिर x की वैल्यू को यहाँ पुट करना होगा। इससे आपको मालूम चलेगा कि गीता को और बबीता को इन एट द स्टार्ट कितना मिला। देखो ऐसा क्या उसको अपने बच्चों में फ़र्क क्यों कर रहा है कि एक को 5 साल बाद, एक को 7 साल के बाद? हो सकता है बंदे की ये स्ट्रैटेजी हो कि गीता 5 साल के बाद 18 साल की हो रही है, बबीता 7 साल के बाद 18 साल की हो रही है, और वो चाहता है कि जब वो 18 साल की हों तो दोनों को सेम पैसा मिलना चाहिए। तो कोई भी उसकी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से उसने ये डिसीजन लिया हो कि 1 लाख रुपए इस तरह से डिवाइड करो, यानी एक को 5 साल के बाद उतना ही मिलना है तो उसको ज़्यादा पैसे छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि उसको उसके अमाउंट को ग्रो करने के लिए सिर्फ कितने पैसे मिले, कितना टाइम मिला, उसके अमाउंट को ग्रो करने के लिए सिर्फ मिले हैं 5 साल, और दूसरे को ग्रो करने के लिए 7 साल मिले, इसलिए उसको कम पैसों में भी उसका गुजारा हो जाएगा, यानी कम पैसे इन्वेस्ट करके भी उसको उतने ही पैसे मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अभी तक हमने पढ़ा C रुपीज चाहिए n ईयर्स के बाद, यानी कि एक सिंगल कैश फ्लो की हम बात कर रहे थे, एक सिंगल कैश फ्लो की बात कर रहे थे। हो सकता है कि 2-3 कैश फ्लोज होने हों। जैसे इट इज नोन दैट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 विल इंक्रीज टू 4000 एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। 500 रुपये 30 साल के बाद 4000 रुपये बन जाएंगे। फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ 3 पेमेंट्स ऑफ 10,000 ईच, जो 20 साल के बाद, 40 साल के बाद और 60 साल के बाद होने वाली हैं। इन सब की हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इंटरेस्ट पता होना चाहिए। चलिए पहले बात करते हैं जी, 500 इंटू 1 प्लस आई पावर 30 4000 हो गया है। तो 1 प्लस आई पावर 30 इज इक्वल टू 4000 अपॉन 500, दैट इज 8। तो काम कर लेता हूँ मैं ना, थोड़ा सा शॉर्टकट का तरीका लगा देता हूँ कि 1 प्लस आई पावर 10 इज इक्वल टू 2 हो गया। 1 प्लस आई रेस्ट पावर 10 इज इक्वल टू 2 हो गया। आप चाहो तो आई की वैल्यू निकाल सकते हो, आप चाहो तो आई की वैल्यू भी निकाल सकते हो। मुझे थोड़ा सा इससे आसानी इस तरह से लग रही है कि अब 1 प्लस आई पावर 10 2 के बराबर है, मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, वो क्या होगी 10,000 1 प्लस आई की पावर -20 प्लस 10,000 1 प्लस आई की पावर -40 प्लस 10,000 1 प्लस आई की पावर -60। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 10,000 1 प्लस आई पावर -10 1 प्लस आई पावर 10 की पावर -2। ठीक है, मैंने इसको 1 प्लस आई पावर 10 की पावर -2 लिख दिया। अब 1 प्लस आई पावर 10 की वैल्यू तो मेरे पास है ही 2, तो 2 पावर -2 यानी कि 1/4 हो जाएगा, और ये 1 मतलब ये मेरा बन जाएगा 10,000 इंटू 1/4 प्लस 10,000 इंटू 1/2 की पावर 4 करूँगा तो 16 आ जाएगा, प्लस 10,000 इंटू 2 की पावर 6 करूँगा तो 1/64। सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपने यहाँ से i की वैल्यू निकाल के
डायरेक्टली इसमें पुट की होती तो आंसर में माइनर सा डिफरेंस आता, बट परेशान होने की बात नहीं है, वो भी आंसर ठीक होता। चाहे 2 4 5 10 20 रुपए का फ़र्क आ जाए, टेंशन मत लेना, वो भी मेथड बिल्कुल ठीक है। मुझे इस तरीके से आसान लगा, मैंने इस तरीके से कर दिया। बट एग्ज़ाम में जो चीज़ आपको स्ट्राइक करेगी, आपको तो उस बात से मतलब होना चाहिए ना कि एग्ज़ाम में आपको स्ट्राइक क्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डिस्काउंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिस्काउंट। देखो पहले तो ये समझ लें डिस्काउंट कहते किसको है। देखो वैसे तो जो डेफिनेशन है ना वो ये है, ए डिडक्शन अलाउड इन सम फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन is called discount. A deduction allowed in some financial obligation. मेरा कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, मतलब मैंने किसी को कोई पैसा देना है और वो कहता है जी मुझे इतने मत दो, इससे कम दे दो, मुझे इतने मत दो, इससे कम दे दो, तो इसका मतलब उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया है। मैं एक शॉपिंग मॉल में जाता हूँ, मुझे एक शर्ट पसंद आती है जिसके ऊपर 2000 रुपये का टैग लगा हुआ है। मैंने 2000 के टैग वाली शर्ट उठाई, काउंटर पे बिलिंग के लिए आया, उसने स्कैन किया, कहता सर 1400। मैंने कहा ऐसा क्या भाई, माना शक्ल से गरीब लगता हूँ बट क्यों, मतलब 2000 लिखा है इसके ऊपर तो ठीक है। वैसे आप बोलोगे बेवकूफ़ है बंदा, 1400 मांग रहा है, दे के ख़त्म करो, बट फिर भी एक जानने की इच्छा है कि मतलब किस वजह से ये पैसे कम लिए जा रहे हैं। तो कहता सर ये इस पैटर्न में लास्ट पीस है, इसमें और कोई साइज अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने इसको सेल पे डाल दिया है, तो आपको इस पर 30% ऑफ मिल जाएगा। इट मीन्स कि उन्होंने मुझे 30% का जो है डिडक्शन अलाउ कर दिया है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। ठीक है, मेरा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्या था, 2000 रुपये देने का, उन्होंने मुझे उस पर 30% का डिस्काउंट ऑफर कर दिया, तो वो मुझे 30% डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने हमारे जो कोर्स करिकुलम है, जो फाइनेंशियल टर्म्स होती हैं, इनके अंदर डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, इनमें डिस्काउंट क्या होता है। चलो पहले ना एक एग्जाम्पल समझते हैं। वैसे यहां पर डिस्काउंट से हमारा मतलब है इंटरेस्ट पेबल इन एडवांस। इंटरेस्ट payable in advance is called discount। अब देखो कैसे, एंड डिस्काउंट को ना हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। होता क्या है, मान लो मैंने ना अपने किसी फ्रेंड से, मतलब मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, 9 साढ़े 9 हज़ार रुपये की ज़रूरत है। मैंने बोला यार मुझे एक 10,000 रुपये की ज़रूरत है। अब मैं किसी को ये तो नहीं बोलूँगा 9,320 रुपये चाहिए मुझे, मैंने बोला एक 10,000 रुपये की ज़रूरत है भाई, कहते ठीक है ले ले, कब तक वापस करेगा। मैंने कहा 1 साल बाद। अगर 1-2 दिन के लिए चाहिए तो ऐसे ही ले जा, बट अगर साल के लिए चाहिए तो मैंने तो बैंक में एफडी करवानी थी, तो मैंने कहा ठीक है यार, जो एफडी करवानी थी तो जो बैंक वालों ने देना तो मेरे से ले लियो। कहते बैंक वाले दे रहे थे मुझे 11% का इंटरेस्ट। मैंने कहा ठीक है, एक काम कर 10,000 तो मुझे दे, 1 साल के बाद 1100 रुपये इंटरेस्ट के जोड़ के मैं तुझे 11,100 रुपये दे दूँगा। ठीक है, चलो ये बात हो गई, इंटरेस्ट मैं 11% देने वाला हूँ। अब आते हैं कि मुझे ना सेम डे जो बैंक से कॉल आते हैं, मतलब जो कॉल सेंटर से कॉल आते रहते हैं ना कि सर आपको लोन चाहिए, लोन चाहिए, लोन चाहिए, हमेशा उसको आएंगे जिसको नहीं चाहिए होता, जिसको चाहिए होता है उसको कभी लोन के लिए कॉल नहीं आता। सो मान लो कॉल आया एंड मुझे वो बोलते हैं कि सर आपकी कोई लोन की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने कहा हाँ चाहिए तो था मुझे लोन। मैंने कहा 10,000 रुपये का चाहिए। मैंने कहा इंटरेस्ट क्या चार्ज करोगे। कहते सर हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। मैंने कहा मतलब एक फ़ोन कॉल में इतना प्यार कि मतलब आप मुझे बिना इंटरेस्ट के पैसा देने को तैयार हो गए हो, मतलब मैं 10,000 रुपये आपसे लूँगा तो आप मेरे से कितने पैसे वापस लोगे। कहते सर 10,000। ठीक है कि 1 साल बाद 10,000 रुपये आपसे वापस लेंगे।
फिर मेरा पूछना तो बनता है ना कि कौन सा नशा करके बैठे हो यहाँ पे कि आप मुझे कॉल कर रहे हो, पैसे बांट रहे हो और आप 10,000 रुपये दोगे और 1 साल के बाद मेरे से 10,000 रुपये वापस ले लोगे। तो मैंने कहा भाई तुम मतलब क्या, तुम्हारा काम कैसे चलता है कि मतलब गुरुद्वारे में जाके खाना खाते हो क्या? कहते हैं कि सर हम ना आपको ये बोला है हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, हम 10% का डिस्काउंट चार्ज करते हैं। मैंने कहा डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? होता तो वो भी इंटरेस्ट ही टाइप ही होता है, क्योंकि रेट 11% 10% आसपास मैचिंग थे तो मुझे लगा 10% इंटरेस्ट ही होगा। तो मैंने कहा मतलब इंटरेस्ट ही ना 10%? कहते नहीं सर डिस्काउंट 10%। तो मैंने कहा मतलब क्या? कहते मतलब आप इंटरेस्ट तो बाद में देते हैं, हम आपसे 1,000 रुपया 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपया आपसे लोन के साथ ही वापस ले लेंगे। मतलब हम आपको 10,000 रुपये देंगे, साथ ही साथ आपसे हम 1,000 रुपया वापस भी मांग लेंगे। आपको देंगे हम 9,000 और आप हमें वापस करोगे 10,000 रुपये। अगर मैं फाइनेंशियल नॉलेज के मामले में बिल्कुल पैदल हूँ, ठीक है, कुछ नहीं पता मुझे फाइनेंशियल टर्म्स का, ठीक है, क्या इंटरेस्ट रेट होता है क्या नहीं होता है, तो मुझे ये लगेगा कि यार दोस्त को 1100 देने पड़ेंगे, यहाँ 1,000 रुपये में काम चल रहा है। दोस्त 11% बोल रहा था, ये 10% मांग रहे हैं। यानी अगर मैं नंबर टू नंबर कंपेयर करूं तो मुझे जो ये फ्रेंड वाला केस है और ये बैंक वाला केस है, तो मेरे लिए बैंक वाला जो है वो प्रेफरेबल है, ठीक है ना। अगर मुझे सिर्फ ये देखना हो तो बैंक वाला मेरे लिए प्रेफरेबल है। बट अगर मैंने फाइनेंशियल थोड़ी बहुत लिटरेसी है मेरे में, तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये पता है इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, वो होता है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय लोन टेकन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। यानी कि कितना इंटरेस्ट दिया, लोन कितने का आपको मिला था, मतलब इन हैंड कितना पैसा आया था, इंटू 100 कर लो। जैसे अगर मैं अपने फ्रेंड की बात करूं तो उसने मेरे से 1100 इंटरेस्ट लिया, ठीक है, 10,000 रुपये उसने मेरे हाथ में पकड़ाए, हाँ जी, इंटू 100 किया 11%। यानी कि फ्रेंड ने बोला भी 11% और लिए भी 11%। बैंक की बात करते हैं। बैंक ने 1,000 रुपया लिया मेरे से, इंटरेस्ट का चार्ज किया 1,000 रुपये, मेरे हाथ में कितने पैसे थमाए, 9,000 रुपये, इंटू 100 किया तो 11.11% मेरा क्या आ गया, इंटरेस्ट का रेट आ गया। यानी कि बैंक कहने को 10% कह रहा है, बट एक्चुअल में दे आर चार्जिंग कितना अमाउंट, दे आर चार्जिंग 11.11%। तो मैंने जब ये समझा तो दोबारा जब कॉल आया उनका तो मैंने कहा तुम इंसानों की लैंग्वेज नहीं जानते क्या, कि पहले तुम सीधा सीधा बोल दो ना कि हम आपसे 11.11% इंटरेस्ट चाहेंगे, क्यों ऐसे घुमा फिरा के बातें करते हो कि 10% डिस्काउंट चार्ज करेंगे, इफेक्टिव तो मेरी जेब से 11.11% जा रहा है। कहते सर आपको कैलकुलेशन आती थी, आपने कैलकुलेट कर लिया। नॉर्मली लोग जो हैं कैलकुलेशन करना नहीं जानते, तो 99% लोग तो ना हमसे छोटा नंबर देख के ही लोन ले लेते हैं। इफेक्टिवली दे आर पेइंग मोर, ठीक है, और यही तो बैंक की कमाई है। ऐसे ही जो जिनको नॉलेज नहीं होती, ऐसे लोग ही तो बैंक को कमाई देके जाते हैं। आप जैसे लोग बैंक को कमाई थोड़ी देंगे, ठीक है। तो अब फिर मैं सवाल पूछने पे आ गया। मैंने बोला यार इसका मतलब हर डिस्काउंट रेट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट होगा जो उसके ज़्यादा होगा, अगर मैं एनुअल की बात करूँ तो। कहते हैं हाँ जी। तो कहते हैं, मैंने पूछा अब रिलेशनशिप क्या होती है, मतलब मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि अगर मुझे किसी ने कुछ डिस्काउंट रेट ऑफर किया तो मुझे कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, या उल्टी बात करता हूँ मैं, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मैं इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज करना चाहता हूँ तो मैं कितना डिस्काउंट रेट बंदे को कोट करूँ ताकि लगे कम बट इफेक्टिवली मेरी जेब में ज़्यादा आ जाए, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने मुझे बताया जी 1 माइनस डी इज इक्वल टू 1/1 प्लस आई इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। मैंने इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहा, मैंने देखा 10% बोला था, 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1/0.90, that is 1.1111, तो I is equal to 0.1111, that is 11.11% इंटरेस्ट।
यानी 10% डिस्काउंट इज इक्वल टू 11.11% ऑफ इंटरेस्ट। चलिए ये बात तो मुझे अब क्लियर हो गई, वेरीफाई हो गई, बट फिर थोड़ी सी आदत है डिग इन करने की चीज़ों को। तो अब मैं ये जानना चाहता था, चलो उसने फॉर्मूला बता दिया, ठीक है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ठीक है, मेरी ये जानने की इच्छा है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो मैंने ये देखा जी, 1 रुपी अगर मैं प्रेजेंट में लाना चाहूँ तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट के हिसाब से क्या होती है? 1 प्लस आई रेस्ट पावर -1, यानी कि 1/1 प्लस आई होती है। बैंक भी 1 साल के बाद मेरे से 1 रुपये तो मांग रहा है, तो आज मुझे वो कितना पैसा दे रहा है? 1 में से 1 दे रहा था, 10% यानी कि डी का उसने डिस्काउंट काट लिया और मेरे हाथ में 1 माइनस डी रुपीज़ थमा दिए। उन्होंने बोला जी 1 माइनस डी हम आपको देंगे और इसके बदले में आप हमें 1 रुपी एट द एंड ऑफ 1 ईयर वापस करोगे। ठीक है, देखो 1 रुपी मैंने लिया था, 1 का देखो जैसे इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला होता है ना, C इंटू आई इंटू एन, ऐसे ही डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है C इंटू डी इंटू एन। तो 1 रुपी मैंने लिया था, डी का डिस्काउंट रेट था 0.10, 1 साल के लिए था, तो उन्होंने मुझे 0.10 डिस्काउंट काट के 1 में से डिस्काउंट काटा और मुझे 0.90 थमा दिए होते। बट यहाँ हम बात क्या कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं 1 रुपी है, डी का डिस्काउंट रेट है, 1 साल के लिए है, तो डी रुपीज़ काटेंगे। वो 1 रुपी दिया था, उसमें से डी रुपीज़ काट के मेरे हाथ में 1 माइनस डी उन्होंने थमा दिया। ठीक है, अब क्योंकि 1 साल के बाद दोनों की जो फाइनल वैल्यू है वो बराबर है, सो डी और आई कुछ इस तरह से लिंक होंगे कि दोनों की जो प्रेजेंट वैल्यू आनी चाहिए वो भी क्या आनी चाहिए? दोनों की प्रेजेंट वैल्यू भी बराबर आनी चाहिए। तो इसलिए 1 माइनस डी जो होगा 1/1 प्लस आई के बराबर होता है। तो जैसे इंटरेस्ट के केस में 2 पॉसिबिलिटीज हम कंसिडर करके चलते थे, एक सिंपल डिस्काउंट और एक कंपाउंड डिस्काउंट। यहाँ पर भी हमारी 2 चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। पहली टर्म हमारी होगी जैसे इंटरेस्ट के केस में हम 2 केसेस कंसिडर किए थे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमारी 2 पॉसिबिलिटीज हम लेके चलेंगे। पहला होगा सिंपल डिस्काउंट। ठीक है, सिंपल डिस्काउंट को ना हम कमर्शियल डिस्काउंट भी बोलते हैं। सिंपल डिस्काउंट इज ऑल्सो नोन एज कमर्शियल डिस्काउंट एंड इज जनरली चार्ज ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। अब शॉर्ट टर्म लोन्स मतलब 1 साल से कम जो लोन्स होते हैं ना, 1 साल से कम ड्यूरेशन के जो लोन्स होते हैं, इनके ऊपर इंटरेस्ट जो है हमारा सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगाया जाता है। अब देखते हैं कि सिंपल डिस्काउंट का फॉर्मूला किस तरह से, मतलब फॉर्मूला क्या होता है। देखो जैसे सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या था, जैसे सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो हमने क्या किया था, 1 रुपी इन्वेस्ट किया, पहले साल हमें 1 प्लस आई मिला, फिर अगले साल आई का और इंटरेस्ट मिला, तो ये अमाउंट हमारा 1 प्लस 2 आई हो गया। फिर अगले साल हमें और इंटरेस्ट मिला आई का, तो ये 1 प्लस 3 आई हो गया। ऐसे ही चलते चलते n ईयर्स तक हमारा 1 प्लस n आई हो गया था। ठीक है, और अगर C रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो यहाँ पर हर चीज़ C के साथ मल्टीप्लाई होती, तो हमारा रिजल्ट C इंटू 1 प्लस n आई बन गया था। ये बात थी किसकी? सिंपल इंटरेस्ट की। हम बात कर रहे हैं डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट के केस में 1 रुपी n ईयर के बाद मिलना है, 1 साल पीछे आए तो 1 माइनस डी, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट 1 साल का 1 इंटू आई इंटू 1 होता है, ऐसे ही 1 साल का डिस्काउंट 1 इंटू डी इंटू 1 होता है, यानी डी का डिस्काउंट। 1 साल और पीछे आए तो डी का और डिस्काउंट कट गया, तो उन्होंने 1 माइनस 2D दे दिए। अगर 1 साल और पीछे आए तो 1 माइनस 3D हमें मिला, और अगर
टाइम 0 पे आते हैं तो n ईयर्स का डिस्काउंट कटेगा, तो 1 माइनस एन डी हो जाएगा। तो अगर हम कहें कि n ईयर के बाद c रुपीज़ किसी को मिलने हैं, n ईयर के बाद c रुपीज़ मिलने हैं, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू c इंटू 1 माइनस एन डी होगी। ठीक है, यानी कि अगर n ईयर के बाद किसी को c रुपीज़ मिलने हैं और हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं एट अ सिंपल डिस्काउंट रेट ऑफ d पर एनम, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू c इंटू 1 माइनस एन डी होगी, c इंटू 1 माइनस एन डी होगी। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। A company is to receive a payment of 8 lakh from a customer. It transfers its entitlement to a discount house. देखो डिस्काउंट हाउस क्या होते हैं? डिस्काउंट हाउस होते हैं कि जैसे मान लो मैंने किसी से एक पर्सन एक्स से पैसे लेने हैं, मुझे पैसे की ज़रूरत आज है, तो मैं उसका चेक जो है सीधा बैंक के पास, आजकल तो बैंक ही ये काम करना शुरू हो गए हैं, वैसे पहले अगर जैसे कहीं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती थी कि मैंने पर्सन एक्स से 5 लाख रुपए लेने हैं 3 महीने के बाद, उसने मुझे 3 महीने बाद का चेक दे दिया, मैं बैंक के पास जाऊंगा और बोलूँगा जी ये चेक ले लो, इसके बदले में मुझे पैसे दे दो, तो बैंक क्या करेगा? उसने क्या किया, मैंने अपनी एंटाइटलमेंट को बैंक पे शिफ्ट कर दिया, बैंक अब डायरेक्टली उससे पैसे ले लेगा और मुझे आज की डेट में अपना डिस्काउंट काट के मुझे पैसे दे देगा। बैंक ने डिस्काउंट कितना चार्ज करना है? कमर्शियल डिस्काउंट ऑफ 7%। इफ द मनी ड्यू इज आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद पैसे मिलने थे कितने? 8 लाख रुपए। तो फाइंड द इमीडिएट पेमेंट मेड बाय डिस्काउंट हाउस, तो बैंक डिस्काउंट हाउस आज कितना पैसा देगा? ये 6 मंथ की बात हो रही है। सो प्रेजेंट वैल्यू इज सी इंटू 1 माइनस एन इज 6 मंथ, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है तो 6/12 इंटू डी इज 0.07। इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो 8 लाख। ठीक है, अब किसी को ये लगे कि यार 8 लाख के बदले में 772 पे एग्री हो गए, तो देखो सीधा सा क्या है, अगर मैं 6 महीने वेट करता तो 8 लाख तो मिल जाता, मगर हो सकता है मेरे पास इतनी ही कैपिटल है, मेरे पास इतनी ही कैपिटल है, मैंने सारे का सारा कैपिटल का माल उठा के एक बंदे को दे दिया है, अब ये थोड़ी कि मैं 6 महीने खाली बैठा रहूँगा। मैंने इस पूरे डील में हो सकता है 1 लाख रुपये कमाया था। मैंने सोचा यार कि बजाय 6 महीने वेट करने के मैं बैंक को ही 28,000 रुपये कटवा के मेरे 7 लाख भी जेब में आएंगे, 72,000 का प्रॉफिट भी मेरी जेब में आएगा, और इस 7 लाख से मैं दोबारा से सामान खरीद के किसी नई पार्टी को दूंगा। तो हो सकता है अगर मान लो मैं इस 28,000 को बचाने के चक्कर में रहता तो साल में 2 ही बार बिजनेस करता, बाकी 12 महीने में से 2 दिन को काट दूं तो बाकी जो दिन हैं 363 डेज, उस दिन तो मैं बस घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स ही देख रहा होता। ठीक है, बट वो भी देने के पैसे कहाँ से आएंगे? अगर इतना साल में 2 दिन काम करूँगा तो पूरा साल थोड़ी खा सकता हूँ मैं। सो यही मैंने सोचा कि 7-7 लाख रुपए तो मैं हो सकता है साल में 12 बार, 15 बार, 20 बार, कितने भी, भाई बैंक को मैंने दिया, जैसी पेमेंट आती है 8 लाख का चेक आता है, मैं नेक्स्ट डे मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो मैं तो हो सकता है कि पूरे साल में ये रोटेशन जो है 20-25 बार घुमा लूँ, और अगर मैं 28,000 बचाने के चक्कर में रहता तो सिर्फ 2 ही बार बिजनेस हो पाता। ठीक है, एंड यहाँ पर वर्ड कमर्शियल डिस्काउंट लिखा था, कमर्शियल डिस्काउंट इज सिंपल डिस्काउंट। ठीक है, चलो अब मान लो हमें बात करनी है कंपाउंड डिस्काउंट की। ये तो होगा सिंपल डिस्काउंट का केस। अगर हम बात करते कंपाउंड डिस्काउंट की, तो कंपाउंड डिस्काउंट में भी वैसे ही चलते हैं, C इंटू 1 माइनस डी। 1 साल पीछे आए, 1 साल और पीछे आए तो C इंटू 1 माइनस डी का स्क्वायर हो गया। 1 साल और पीछे आए तो जैसे 1 + i पावर 1, 1 + i पावर 2, 1 + i पावर 3 हो रहा था, ऐसे ही 1 माइनस डी का स्क्वायर, 1 माइनस डी की पावर 3, और 0 टाइम पे आते ही C इंटू 1 माइनस डी पावर n हो जाएगा। ठीक है, सो प्रेजेंट वैल्यू इज C इंटू 1 माइनस डी टू द पावर n हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको उस चीज़ से भी रिलेट कर सकता हूँ। आपको याद होगा 1/1 + i को मैंने बोला था 1 माइनस डी के बराबर होता है।
वैसे प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, याद है, आज ही पढ़ा है, c इंटू वन प्लस आई पावर माइनस एन। क्या मैं इसको वन प्लस आई रेस्ट पावर माइनस वन की पावर n लिख सकता हूँ, जो कि किसके बराबर है, वन माइनस डी के बराबर है, तो रेस्ट पावर n। तो प्रेजेंट वैल्यू का ये फॉर्मूला भी हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर है। तो अगर मान लो मुझे क्वेश्चन ये होता कि डिस्काउंट रेट 10% पर एनम का है, किसी ने 5 साल के बाद 1 लाख रुपया देना है, हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं एट डिस्काउंट रेट ऑफ 10% पर एनम इफेक्टिव। ये सिंपल नहीं है, सिंपल या तो लिखा होगा या सिंपल की जगह कमर्शियल लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तो वो कंपाउंड ही माना जाएगा। सो 1 लाख रुपए इंटू वन माइनस डी रेस्ट पावर रेस्ट पावर 5, क्योंकि c इंटू वन माइनस डी रेस्ट पावर n हमारा फॉर्मूला है। जो भी इससे आंसर आएगा वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे जब हमने इंटरेस्ट रेट पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा और उसके बाद हमने एक्यूमुलेशन फैक्टर पढ़ा, याद है। तो ऐसे ही इसमें सिंपल डिस्काउंट पढ़ा, कंपाउंड डिस्काउंट पढ़ा, तो साथ ही हम ये भी पढ़ लेते हैं डिस्काउंट फैक्टर, साथ ही हम ये भी देख लेते हैं डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है, अब डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है, देखो जैसे हमने कहा था 0 टाइम पे 1 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो n टाइम पे हमें A0n मिलता है, जिसको हम AN भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर n टाइम पे 1 रुपये पेबल हो और मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहूं, तो उसके लिए हमारे पास नोटेशन होती है Vn। जैसे An हमें 0 टाइम पे इन्वेस्ट किए गए अमाउंट की एक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम n देता है, तो अगर n टाइम पे 1 रुपये पेबल है और उसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू देखना चाहता हूं 0 टाइम पे क्या होगी, तो उसके लिए नोटेशन क्या है, उसके लिए नोटेशन है Vn। ठीक है। अच्छा, वैसे अगर मैं देखूं जी, अगर 1 रुपये एक्यूमुलेट होके An मिल रहा है, तो अगर मैं 1 रुपये चाहूँ n टाइम पे, अगर मैं 1 रुपये चाहूँ तो मुझे मिलना क्या चाहिए, यूनिटरी मेथड से 1 रुपये इन्वेस्ट होके An मिल रहा है, तो 1 रुपये चाहने के लिए मुझे 1 अपॉन An मिलना चाहिए। ठीक है, सो 1 अपॉन An, और वैसे मिल क्या रहा है, Vn मिल रहा है। सो 1 अपॉन An किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन An हमारा Vn के बराबर हो गया। ठीक है, 1 अपॉन An हमारा Vn के बराबर हो गया। सो Vn जो है हमारा 1 माइनस डी पावर n भी हो सकता है, ये हमारा 1 प्लस आई रेस्ट पावर माइनस n भी हो सकता है। ध्यान रहे जब हम एक्यूमुलेशन फैक्टर की बात करते थे तो हम T1 T2 की बात भी करते थे। ठीक है, T1 T2 में हम क्या कहते थे जी, T1 पे 1 रुपया इन्वेस्ट किया, T2 पे क्या मिलेगा। पर जब हम An की बात करते हैं तो हम कहते हैं 0 टाइम पे 1 रुपया इन्वेस्ट किया तो n टाइम पे क्या मिलेगा। ठीक है, यानी जब भी हमें An या Vn की बात करते हैं ना, तो हमेशा एक पॉइंट उसमें से 0 होगा और एक पॉइंट उसमें से n होगा। तो An 0 को n पे लेके जाता है, Vn n से 0 पे आता है, नॉट सिंपली n ईयर बैकवर्ड। ध्यान रहे, Vn से अगर किसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मान लो मुझे चाहिए जी C रुपीज़ अगर n टाइम्स पे पेबल हैं, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो C इंटू Vn होगी। ठीक है, सो Vn सिर्फ और सिर्फ n से 0 पे ला सकता है, n ईयर बैकवर्ड नहीं ला सकता। जैसे मुझे किसी को मैं v पावर 5 से मल्टीप्लाई करूं या v5 से मल्टीप्लाई करूं, these two can be same और these two can be different। देखो v5 तो आप 5 से 0 लाने के लिए भी कर सकते हो, v5 आप 6 से 1 पे आने के लिए भी कर सकते हो, v5 आप 10 से 5 पे आने के लिए भी कर सकते हो।
यानी जब भी आपको 5 साल पीछे आना है तो v की पावर 5 से आप मल्टीप्लाई कर देते हो, बट v5 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 5 से 0 पे लाने के लिए ही हो सकता है। v5 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 5 से 0 के लिए हो सकता है, बाकी सभी केसेस के लिए v5 का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो vn का इस्तेमाल और क्या क्या हो सकते हैं ये हमारे चैप्टर 7 में हम जब आएंगे तब हम पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि vn से जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट गिव अस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी जितना भी है पेबल एट टाइम ड्यू एट टाइम n, उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है। ठीक है, उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले तो ये जान लो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते किसे हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। पहले इसको ना समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करना सीखेंगे। देखो, मान लो सिंपल इंटरेस्ट 5% का दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 5% का दिया है, तो अगर आप आज 100 रुपये जमा करते हो, 1 साल बाद 105 होंगे, 2 साल बाद 110 होंगे, 3 साल बाद 115 होंगे, 4 साल बाद 120 होंगे, 5 साल बाद 125 होंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर इन्वेस्ट करके चलते तो 100 रुपये होते, 105 होते। ठीक है, बट नेक्स्ट ईयर 110.25 होता। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपको, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा होता है, इसलिए आपके पैसे ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहे होते हैं। अब देखो, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के केस में बात करूं जी, फर्स्ट ईयर में इफेक्टिवली क्या मिला, तो देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कितना इंटरेस्ट मिला, मैंने अभी भी बताया था, कितना इंटरेस्ट मिला अपॉन कितना प्रिंसिपल था मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो 5 रुपए का इंटरेस्ट मिला, 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, तो मुझे 5% ही मिल रहा है। ठीक है, मुझे 5% मिल रहा है। ठीक है, जो बोला वो दिया। मैं सेकेंड ईयर की बात करूं, कहने को तो मुझे 5% बोला है उन्होंने, बट अगर मैं बात करूं तो मुझे मिले हैं 5 रुपये, बट मेरे डिपॉजिट कितने थे, डिपॉजिट तो मेरे 105 रुपये थे। ठीक है, तो इंटू 100 किया, तो कहने को 5% था, बट एक्चुअल में मुझे 4.76% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, एक्चुअल में मुझे 4.76% का इंटरेस्ट मिल रहा है। चलो, ऐसे ही अगर मैं 5th ईयर की बात करता हूँ, 5th ईयर में मुझे कहने को 5 रुपये इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, 5% मिला है, बट 120 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर रखे थे, तो मुझे कहने को 5% था, बट एक्चुअल में मुझे इंटरेस्ट जो मिला है सिर्फ 4.16% मिला है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट होता है कि कितना इंटरेस्ट मिला अपॉन में कितना आपका ओरिजिनली प्रिंसिपल था, कितना इंटरेस्ट मिला अपॉन कितना इंटरेस्ट था, कितना प्रिंसिपल था। अगर मैं इसकी ऐसे बात करूं कि मान लो तुम्हारे पास n-1 टाइम पे an-1 रुपीज़ इकट्ठे हो चुके थे, तो n टाइम पे आपके पास कितने इकट्ठे हो जाएंगे, an इकट्ठे हो जाएंगे। तो an-1 को अगर मैं 1 साल के लिए और एक्यूमुलेट करूं, बट n-1 से n के बीच में मान लो इंटरेस्ट रेट in है। ठीक है, जरूरी नहीं ना हर साल का सेम ही हो, तो मान लो nth ईयर का इंटरेस्ट रेट in एप्लीकेबल है, तो आपके पास पैसा कितना इकट्ठा हो जाना चाहिए, आपके पास हो जाना चाहिए an। सो 1 प्लस in इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, an डिवाइडेड बाय an-1। ठीक है, सो in इज इक्वल टू हो जाना चाहिए an अपॉन an-1 minus 1, which is an minus an-1 divided by an-1।
ठीक है। सो आई एन का हमारा ये फॉर्मूला हो गया, ये हो गया हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला कि कितना। देखो ए एन में से ए एन -1 माइनस करोगे तो क्या होता है, ये होता है कितना इंटरेस्ट मिला, और ए एन -1 क्या था, प्रिंसिपल एट द बिगनिंग कितना था, वही तो मैं बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल एट द बिगनिंग कितना था। ठीक है, चलिए इसको जरा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, एन इन्वेस्टर्स बैंक बैलेंस। अच्छा पहले तो ना ये दिमाग से निकाल लो या अपने दिमाग में डाल लो ये बात, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ना जरूरी नहीं है कि एनुअल ही होगा, वो मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एन इन्वेस्टर्स बैंक बैलेंस, एन इन्वेस्टर्स बैंक बैलेंस एट वेरियस टाइम्स इज एज फॉलोज। 1 जनवरी 2017 का दे रखा है, 1 जुलाई का दे रखा है, 1 जुलाई 2018 का दे रखा है। इफेक्टिव 6 मंथली रेट निकालना है तो आप सिंपली क्या बोलोगे, 6,000 रुपये थे, 6200 बन गए हैं, तो 6,000 इंटू 1 प्लस सपोज ये I1 है इज इक्वल टू 6200, इससे आपकी I1 की रेट आ गया। ये आपका जो रेट आया है ये पर एनम का नहीं है, दिस इज इतना इंटरेस्ट पर हाफ ईयर का है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पहले भी कहा कि ये पर एनम, पर हाफ ईयर कुछ भी हो सकता है। सेकेंड पार्ट में हमसे मांगा है इफेक्टिव एनुअल रेट बिटवीन 1 जनवरी 2017 एंड 1 जनवरी 2018। तो साल के शुरू में कितना इन्वेस्ट किया था, 6,000 रुपये, एक साल के बाद कितना हो गया है, 6600। सपोज इसके बीच का इंटरेस्ट रेट I2 है, ये मत सोचना कि I1 का डबल कर देंगे तो I2 आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके पैसे 6,200 मिले थे, यहाँ एक साल बाद अगर ले रहे हैं तो 6,600 मिल रहे हैं। सो 6,000 इंटू 1 प्लस I2 इज इक्वल टू 6600, इससे हमारा I2 का वैल्यू निकल आएगा। जैसे I2 का वैल्यू हमारा 10% आ रहा है, जबकि वहाँ पर 5% नहीं आ रहा था, वहाँ पर 3% समथिंग आ रहा था। ठीक है, 3 समथिंग परसेंट आ रहा था। तो आप ये मत सोचना कि हाफ ईयर का 3.2% और साल का 10% कैसे, दैट डिपेंड्स अपॉन कि उसको हो सकता है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि पूरे साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो पूरा पैसा 10% मिलेगा, बट अगर हाफ ईयर के लिए करते हो, हाफ ईयर के बाद अगर आप निकाल लेते हो तो आपको पेनल्टी लगा दी जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है पैसा 6200 हुआ हो। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इतने पैसे बन गए हैं, बताओ कि उसका कितना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा है। ठीक है, चलो वही क्वेश्चन जो मैंने अभी एग्जांपल में किया था, इफ फंड इज अर्निंग 5% सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट द इफेक्टिव इंटरेस्ट इन द 6th ईयर। देखो 6th ईयर की बात करें अगर हम, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, हर साल 5-5 रुपये मिल रहे हैं। यहाँ 105 हो गए थे, 110 हो गए थे, 115, 120, 125, यानी यहाँ पर उसका प्रिंसिपल 125 हो चुका था। कहने को तो 5% मिल रहा है, बट इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना होगा इन द 6th ईयर, यानी I6 की अगर मैं बात करूँ तो इंटरेस्ट मिला 5 रुपये, प्रिंसिपल था 125 रुपये इंटू 100, तो 4%। कहने को मिल रहा था 5%, बट इफेक्टिवली कितना मिल रहा है, इफेक्टिवली मिल रहा है जस्ट 4%। एक छोटा सा और टॉपिक है, दैट इज इक्विवेलेंट रेट्स। ठीक है, जैसे हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट इंटरेस्ट रेट क्या था, उसके इक्विवेलेंट हमारा 6th ईयर की बात की तो 4%। अब इक्विवेलेंट तो ऐसे भी हो सकते हैं ना, जैसे मान लो मैं ये कहूँ जी मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया था 5 साल के लिए, 100 रुपये इन्वेस्ट किया था 5 साल के लिए, मुझे 5% सिंपल इंटरेस्ट दिया गया। एक दूसरा बंदा था जिसको यही पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया था, उसको पता नहीं था कि क्या रेट है, बट उसको ये बोला था तुम्हें 125 रुपये मिलेंगे।
5 साल के बाद तुम्हें भी 125 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो हम जानना चाहते हैं कि दूसरे बंदे को कितना इंटरेस्ट मिला। तो 5 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 125 रुपये बन जाने चाहिए। तो 100 रुपये जब हम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, मिलने चाहिए 125। तो इससे आपकी आई की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। जैसे आई की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो वो निकल रही है 1.25 रेज़ टू पावर 1/5। तो आंसर इज 4.56%। यानी कि एक बंदे को 5% मिल रहा है सिंपल और एक बंदे को कंपाउंड मिल रहा है 4.56। दोनों का पैसा 5 साल के बाद बराबर ही होगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये दिया होता है जी बंदे को मिल रहा है सिंपल डिस्काउंट, हम जानना चाहते हैं कि उसको इफेक्टिवली कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है। चलो एक मैं ना यहाँ टर्म बताना चाहता हूँ। एक टर्म जैसे एक होते हैं बॉन्ड्स और एक होते हैं ट्रेजरी बिल। बॉन्ड्स होते हैं जब गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है। ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट तब इशू करती है थ्रू आरबीआई जब इनको शॉर्ट टर्म के लिए 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 180 डेज, इस तरह से 1 साल से कम टाइम के लिए पैसे की पब्लिक से ज़रूरत होती है। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं दे आर इशूड एट डिस्काउंट, और ये भी सिंपल, एंड रिडीमेबल एट पार होते हैं। यानी कि इशू डिस्काउंट पे किए जाते हैं और वापसी में 100 रुपये पूरे हैं तो 100 रुपये की अगर फेस वैल्यू तो 100 रुपये आपको पूरे वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे एक बंदे ने बॉन्ड खरीदा, एक बंदे ने ट्रेजरी बिल खरीदा तो उसको सिंपल डिस्काउंट में मिला। अब वो जानना चाहता है कि मुझे इफेक्टिवली इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। जैसे एक गवर्नमेंट इश्यूज ए 90-day ट्रेजरी बिल एट ए सिंपल रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ 6%, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, मान लेते हैं 100 रुपये का बॉन्ड ट्रेजरी बिल है, फेस वैल्यू 100 रुपये है। आप 1 रुपये मान लो, 1000 मान लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100 रुपये वाला एन कितना है? 90 डेज, कितने? 6% डिस्काउंट पे। तो मैंने C इंटू 1 माइनस एन डी का फॉर्मूला लगाया, यह आया 90 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 0.06, 1 में से माइनस किया, इंटू 100 किया, तो ये इसका 98.52 पे इशू हुआ था, जो आपको 100 रुपये का वापस करेगा 90 डेज के बाद। तो अब आप जानना चाहते हैं कि आपको इफेक्टिवली इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे जी 98.52 इफ इन्वेस्टेड एट आई रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 90 डेज शुड गिव यू 100 रुपीज़, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाय 98.52 वैल्यू आई, रेज टू पावर करना है मुझे 365/90, तो इंटरेस्ट रेट आ रहा है 6.23%। यानी सिंपल डिस्काउंट आपको 6% मिल रहा था, बट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 6.23 मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं उस रिलेशनशिप से बात करूं 1 माइनस डी इज इक्वल टू 1/1 प्लस आई, तो क्या होता है? ये होता है 1 माइनस डी यानी 0.94, मैंने यहाँ से निकाला आई का वैल्यू 6.38 आ रहा है। आप बोलोगे डिस्क्रिपेंसी क्यों है? ये ऐसे करना ही नहीं है, ये ऐसे करना ही गलत है, क्योंकि
ये जो रिलेशनशिप है ना, ये 1 साल के लिए है, यानी कि अगर 1 साल का रेट इंटरेस्ट का और 1 साल का रेट डिस्काउंट का दिया है, तो यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, डिस्काउंट रेट दिया है, ये सिंपल डिस्काउंट दिया है जो कि 6 महीने के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है, सिर्फ 6 महीने के लिए, पूरे साल के लिए नहीं है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट रेट भी जो आपने निकाला है वो 6 मंथ जो इंटरेस्ट निकला है ये भी आपका निकला तो पर एनम का है, बट ये कंपाउंड निकला, यानी एक चीज़ सिंपल है और एक चीज़ कंपाउंड है। ये रिलेशनशिप तब ट्रू है जब आपको एक डिस्काउंट रेट दिया है, एक इंटरेस्ट रेट दिया और पूरे 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। अब देखो, जैसे यहाँ 90 डेज की बजाय 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता तो हम सीधा क्या करते भाई, आज की डेट में 100 वाला बॉन्ड कितने का मिलता, 6% पे 1 साल वाला होता तो 94 का मिलता। सो 94 इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 100। इससे आपका आई का जो वैल्यू निकलता वो सेम निकलता, इससे जो आपका आई का वैल्यू निकलता वो सेम निकलता, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो। बट अगर आपको 1 साल से कम का टेन्योर है तो आपने प्राइस कैलकुलेट करके फिर प्राइस को एक्यूमुलेट करना है इंटरेस्ट रेट पे और उसको हमने रिडम्पशन वैल्यू के बराबर सब्स्टिट्यूट करना है। इससे हमारा इंटरेस्ट रेट निकल के आएगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 4, ये कंप्लीट होता है।